हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स डे में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा आज हो गई 3 तारीख, 4 और 5, 2 दिन बाद एक दिन बाद एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो कोई बात नहीं है, तैयारी में आप लोग लगे रहिए बेटा। मैं लगभग पर्याप्त तैयारी कराने में लगा हूं आप लोगों को। ठीक है, आज फिर मैं अगला वीडियो के माध्यम से आज आपको यशपाल समिति के विषय में बताने वाले हैं। यशपाल समिति जितना आज बता रहे बेटा इतना आप पूरा तैयार कर लीजिए कि एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे, उम्मीद यही करेंगे कि जान लीजिए कि आपको 100% समझ में आ जाएगा यशपाल समिति होती क्या है। ठीक है, तो यशपाल समिति का गठन सबसे पहले ये पूछेगा यशपाल समिति का गठन कब हुआ था। तो 1992 से 93 माना जाता है यशपाल समिति का गठन। अगर एग्जैक्ट आपको आंसर पूछेगा तो 1992 बताएंगे यशपाल समिति मानी जाती है। जो नई शिक्षा नीति थी, मतलब संशोधित शिक्षा नीति 1992 थी, उसी को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। अगर संशोधित नई शिक्षा नीति की बात करिएगा तो 1992 उसी को ही यशपाल समिति कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने ध्यान समझिएगा, भारत सरकार ने जब एमएचआरडी मतलब ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको एमएचआरडी बोला जाता है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को मतलब ये भारत सरकार द्वारा ये कुछ बात रखी गई कि हमारी जो विद्यालयी शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, इस स्कूली शिक्षा, विद्यालय के बाद में स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा में जो बच्चों की शिक्षा की विधि है, पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, इसको बहुत भारी ना बनाया जाए, इसको हल्का करने का प्रयास किया जाए, मतलब बोझ से दूर किया जाए। तो इसके लिए कुछ तरीके को अपनाकर इस समिति के मतलब इसके भारत सरकार ने एक समिति गठन किया। ठीक है, तो बताया गया है भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1900 मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय होता है जो शिक्षा से संबंधित समस्त नीति निर्देशन तत्व या कह सकते हैं समस्त सलाहकार परामर्श या रूल्स रेगुलेशन सब यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसका नाम बदल कर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूली छात्र यहाँ पर होना चाहिए, स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को, ध्यान दीजिएगा, स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को, इसको ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके, मतलब इसको कैसे कम किया जाए, किस आधार पे कम किया जाए, इस तरीकों को निकालने के लिए, सुझाने के लिए, इस तरीकों को सुझाने के लिए, मतलब इसका सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो यशपाल समिति के निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। ठीक है, और ये जो समिति बनाई गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। प्रोफेसर यशपाल महोदय थे कि इस बिना बोझ की शिक्षा को सुझाने के लिए, इस तरीकों को अपनाने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए MHRD ने एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम था राष्ट्रीय सलाहकार समिति। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल महोदय जी थे। और इन्हीं के, ध्यान दो, इस समिति को इन्हीं के नाम से, इन्हीं की अध्यक्षता करते हुए इन्हीं के नाम से इसको यशपाल समिति कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम से, क्योंकि अध्यक्षता कौन किया था? यशपाल जी किए थे, इसलिए इन्हीं के नाम से क्या बन गया? जिससे कोठारी आयोग, कोठारी वहाँ के अध्यक्ष थे, जब आयोग का निर्धारण किया गया था तो उनका कोठारी आयोग बन गया। वैसे यहाँ पर यशपाल जी जो है राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, और इसलिए इन्हीं के नाम से यशपाल समिति कहा जाने लगा। ठीक है, तो यशपाल समिति, ध्यान दीजिएगा, इस समिति के अंतर्गत 15 जुलाई 1993 में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे बिना बोझ के शिक्षा नामक शीर्षक दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिना बोझ के शिक्षा नामक शीर्षक कब दिया गया? 15 जुलाई 1993 में दिया गया। किस समिति के अंतर्गत दिया गया? तो यशपाल समिति के अंतर्गत दिया गया। कौन सी समिति की गठन की गई थी? तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की गठन किया गया था। इसका मुद्दा क्या था? बिना बोझ की शिक्षा।
मतलब तो किसके द्वारा, MHRD द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये समिति गठित की गई। ठीक है, अब ये जानते हैं कि स्पर्श समिति के द्वारा दिए गए कुछ सुझाव, मतलब इस समिति में क्या क्या सुझाव शिक्षा के प्रति दिए गए हैं। पहला ये कहा गया बेटा, पहला है पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है और पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जा रहा है, उसको प्रक्रिया, मतलब पाठ्यक्रम के निर्माण की और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, किसी एक बिंदु पर उसका केंद्र नहीं होना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा को, मतलब हमारी जो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों शिक्षा को जोड़कर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए। इसमें ये नहीं शिक्षा की बात की, ये बात बालक के आधार पर शिक्षा की बात कही जानी चाहिए कि बालक किस तरीके से है, किस भाषा में पढ़ रहा है, किस रुचि से है, किस दृष्टिकोण से है, किस योग्यता से, इस सब के आधार पर शिक्षा का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसलिए इसको क्या बताया गया, विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्पर्श समिति में पाठ्यक्रमों को निर्धारण करने के लिए किस आधार पर किया गया, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। मतलब जो प्रक्रिया किस आधार पर की गई, विकेंद्रीकृत आधार पर की गई। ठीक है, ताकि किस लिए भाई, इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता एवं वृद्धि हो सके। मतलब जिससे क्या हो भाई, जिससे कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता, मतलब अधिक से अधिक जिसमें सहभागिता हो, साथ साथ जुड़कर मतलब सहयोग करें और उनमें वृद्धि हो। ठीक है, सहभागिता में वृद्धि हो सके। अगला बताया गया, ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। ये बताया गया, ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। जिला स्तर पर डैट की स्थापना है ना, करने की बात कहाँ की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डैट की स्थापना की मतलब वो बात कही गई है। ठीक है, जिससे कि वहाँ के अपने स्तर के समस्त शिक्षा में काफ़ी सुधार हो सके, वहाँ की शिक्षण व्यवस्था प्रभावशाली हो सके, इसलिए वहाँ पर समितियों का गठन होना चाहिए। अगला बताया गया, पाठ्य पुस्तकों को स्कूली की संपत्ति समझा जाए। ये भी बताया गया कि जो पाठ्य पुस्तक है इसको स्कूल की संपत्ति समझनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो बालक आए उनको ये ना लगे कि हमको अभी बुक खरीदना है, हमको अभी बुक लेकर आना है, वो स्कूल में बिना बोझ के आए बैग लेकर और वहाँ से बुक लेकर पढ़ें, पढ़ने पर रख दें, फिर घर चले जाएं और उनको घर के लिए बिल्कुल होमवर्क ना दिया जाए। मतलब किसी प्रकार का बर्डन, नो बर्डन, है ना, नथिंग बर्डन के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, कोई बर्डन नहीं देना चाहिए, बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। वही बताया गया कि पाठ्य पुस्तकों को स्कूलों की संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदना ना पड़े और प्रतिदिन घर से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब पर डे या ना हो आप बुक लेके आइए, 5-7 बुक लगती है, 5-7 बुक बच्चे रख लेंगे, 4-5 किलो हो जाएगा, बच्चे थक जाएंगे, तो एक दिन जाएंगे तो दूसरे दिन जाएंगे ही नहीं विद्यालय। इसलिए इसमें बताया गया बिना बोझ की शिक्षा, बुकों के लिए लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था हो और इस पाठ्य पुस्तकों को स्कूल अपनी संपत्ति समझे और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए इशू करता रहे। ठीक है, अगला बताया गया, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य ना दिया जाए। आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चों को घर के लिए काम, होमवर्क बिल्कुल ना दिया जाए। बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में खेलने कूदने से सीखने के प्रति बिल्कुल छोड़ दिया जाए। ठीक है, अगला बात कहा गया है कि छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए। मतलब उस छात्रों को घर पे बैठे बैठे अध्यापकों को तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक चैनल चलाया जाए, दूरदर्शन चैनल चलाया जाए, जिससे हर शिक्षक, हर अभिभावक, हर अध्यापक अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को समझ सके और समय से विद्यालय आदि की गतिविधियों को पूरा कर सके, जिससे कि वहाँ की शिक्षण व्यवस्था क्या हो, प्रभावशाली हो। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशन इधर था, और भी कुछ बातें हैं इधर देख लीजिएगा। लिखा गया है, पहला नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। ठीक है, ये बताया गया कि प्राथमिक कक्षाओं में जो गणित पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा की जाए तथा भाषा की पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय व बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिया जाए। और जो भाषा हो बेटा वह स्थानीय हो, जिससे कि वहाँ पर साधारण बोलचाल के रूप में प्रयोग में लाई जा रही हो, और इस तरह से भाषा का प्रयोग किया जाना
चाहिए। ठीक है, और गणित पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए, उसमें उन्हीं पाठ्यक्रमों को ऐड किया जाए जो उस स्तर के बालक के अनुकूल हो। ठीक है, और बहुत हार्ड, बहुत कठिन जो है मतलब ना ऐड किया जाए प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है, बहुत आसान जो हो, जो बालक समझ सके, जान सके, उसमें रुचि रख सके, वही आपको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला बताया गया बेटा, पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जीवन को प्रतिबिंबित होना चाहिए। मतलब जो पाठ्यक्रम ऐसे बनाया जाए जिससे बच्चों को लगे कि हमारा इसमें अनुभव हो, हमारा इसमें एक्सपीरियंस है, मैं इसको पढ़ाऊँ, मैं इसको समझूंगा, हमारे लिए भविष्य में भविष्य दिखाई दे, और उसको जीवन प्रतिबिंबित मतलब क्या, उसको जीवन की कुछ घटनाएं उसमें जोड़ी जाएं जिससे बालक उसको पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट अपने अंदर अनुभूति करे। ठीक है, तो ऐसे कुछ घटनाएं हो, ऐसा कुछ ना हो जो बालक बिल्कुल इंटरेस्ट न ले, छोड़ दे पढ़ने से, ऐसा कुछ नहीं। उस पाठ्यक्रम को होना चाहिए, जोड़ना चाहिए जो बालक के अपने जीवन से आगे बढ़ने के तौर तरीके कुछ अपनाते रहे। ठीक है, उन पाठ्यक्रमों को जोड़ना चाहिए। ठीक है, अगला है कठिन व बोझिल भाषा का प्रयोग ना किया जाए। मतलब जो भाषा कठिन हो, बोझ डाल दे ऊपर आके बालकों को, ऐसी भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस भाषा का प्रयोग करिए जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा हो, जो साधारण बोलचाल भाषा में बालक प्रयोग कर रहे हों, जिससे उन पर किसी प्रकार का बर्डन ना आने पाए। अगला है बताया गया, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने की अधिक, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम शामिल किए जाए, लेकिन विज्ञान पाठ्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक स्थान किसको दिया जाए, प्रयोगशाला को। प्रयोग ज़्यादा, मतलब प्रयोग की विधि से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाए, पुस्तकीय ज्ञान कम दिलाया जाए, रटाया बिल्कुल ना जाए, उनको ज़्यादा प्रयोग करने से उनको सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रयोग पर अधिक बल दिया जाए, ऐसा अस्पताल समिति में सुझाव दिया गया है। तो इस प्रकार बेटा कह सकते हैं कि प्रोफेसर अस्पताल समिति समाप्त होती है, और इसके अनुसार प्रोफेसर अस्पताल समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी है। ठीक है, तो कहने मतलब है इस प्रकार प्रोफेसर अस्पताल समिति में के मतलब अस्पताल समिति के अंतर्गत प्रोफेसर अस्पताल महोदय ने कुछ नई शिक्षा नीति में कुछ अपने तरफ से बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके हमारी शिक्षा को एक नई दिशा दी है, और आज हम इस दिशा के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं बालकों को। तो बालक जुड़कर शिक्षा ग्रहण कर रहा है और एक प्रभावशाली बालक तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका अस्पताल समिति, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर एक बार दो बार वीडियो देख ले तो तुरंत समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, सब व्यवहार की बात की गई है, बस केवल समझना है आपको एक बार। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स जरूर करते रहिएगा कि जिससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।